डायबिटीज का निदान करना कभी-कभी थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना। पर अच्छी बात यह है कि अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन के जो नए दिशा निर्देश हैं वो हमें एक बिल्कुल साफ रास्ता दिखाते हैं। तो चलिए आज इन मानकों को समझते हैं ताकि इन्हें क्लिनिक में पूरे भरोसे के साथ इस्तेमाल किया जा सके। एक क्लिनिशियन के तौर पर यह सवाल हमारे सामने लगभग रोज ही आता है। जब कोई मरीज बढ़े हुए ब्लड शुगर के साथ आता है तो हम बिल्कुल सटीक तरीके से उसकी डायबिटीज का निदान और उससे भी जरूरी उसका सही वर्गीकरण कैसे करें। आज हम इन 5 जरूरी कदमों पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि डायग्नोसिस के लिए कौन से टेस्ट हैं। फिर समझेंगे कि उन टेस्ट्स के नंबर्स का असल में मतलब क्या है। इसके बाद डायबिटीज के मुख्य प्रकारों को जानेंगे, टाइप 1 और टाइप 2 में क्या फर्क है इस पर बात करेंगे। और आखिर में मोनोजेनिक डायबिटीज जैसी दुर्लभ स्थिति को कैसे पहचानें ये भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, प्रमुख परीक्षणों से निदान। इन्हें आप डायबिटीज डायग्नोसिस के 4 स्तंभ भी कह सकते हैं। इन्हीं पर पूरा डायग्नोसिस खड़ा होता है। तो डायग्नोसिस के लिए हमारे पास ये 4 मुख्य हथियार हैं। अब याद रखने वाली बात यह है कि ये चारों ही टेस्ट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की अलग-अलग तस्वीरें दिखाते हैं। एक लंबे समय का एवरेज बताता है तो दूसरा उस पल की स्थिति। इसीलिए कभी-कभी इनके नतीजे एक जैसे नहीं भी आते और यहीं पर एक डॉक्टर की समझ काम आती है। A1C टेस्ट आप जानते हैं बहुत काम का है। ये हमें एक स्नैपशॉट नहीं बल्कि पूरी फिल्म दिखाता है। मतलब ये पिछले 2-3 महीनों के ब्लड शुगर का एक औसत बताता है। इससे हमें यह अंदाजा लगता है कि हाई ब्लड शुगर की समस्या कितनी पुरानी और लगातार बनी हुई है। और फिर आते हैं प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, जो हमें मौजूदा स्थिति की एकदम ताज़ा जानकारी देते हैं। फास्टिंग टेस्ट बताता है कि सुबह बिना खाए पिए क्या स्थिति है। OGTT एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट है जो दिखाता है कि शरीर ग्लूकोज को कितनी अच्छी तरह संभाल पाता है। और रैंडम टेस्ट का इस्तेमाल तब करते हैं जब मरीज में पॉलीयूरिया या पॉलीडिप्सिया जैसे क्लासिक लक्षण दिख रहे हो। तो हमने टेस्ट तो देख लिए, पर इन नंबर्स का आखिर मतलब क्या है? किस नंबर पर हम कहेंगे कि डायबिटीज है? चलिए अब उन थ्रेशोल्ड्स को समझते हैं जो डायबिटीज का निदान तय करते हैं। डायबिटीज के डायग्नोसिस के लिए ये नंबर्स याद रखना बेहद जरूरी है। A1C 6.5% या उससे ज्यादा, फास्टिंग ग्लूकोज 126 और OGTP या रैंडम ग्लूकोज 200 लक्षणों के साथ। ये वो कट ऑफ पॉइंट्स हैं जिन्हें हर क्लिनिशियन को अच्छी तरह से जानना चाहिए। हाँ, तो यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, जब तक कोई हाइपरग्लाइसेमिक इमरजेंसी ना हो तब तक निदान को कंफर्म करना जरूरी है। इससे हम गलत डायग्नोसिस से बचते हैं। मतलब अगर लक्षण नहीं है तो हमें 2 असामान्य टेस्ट रिजल्ट चाहिए। ये या तो एक ही टेस्ट को 2 अलग-अलग दिन करके हो सकता है या एक ही दिन एक ही सैंपल से 2 अलग-अलग टेस्ट करवाकर भी किया जा सकता है। एक बार ये तय हो गया कि डायबिटीज है तो हमारा काम खत्म नहीं होता। असल में अगला कदम शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, वर्गीकरण। ये सिर्फ एक किताबी बात नहीं है, बल्कि ये तय करने के लिए जरूरी है कि मरीज के लिए सही इलाज क्या होगा। आप देख सकते हैं कि डायबिटीज के ज्यादातर मामले टाइप 2 के ही होते हैं, लगभग 90 से 95%। टाइप 1 बहुत कम देखने को मिलता है और मोनोजेनिक जैसे दूसरे प्रकार तो और भी दुर्लभ हैं। ADA इन 4 मुख्य श्रेणियों को बताता है। टाइप 1 और टाइप 2 सबसे आम है, जिनके बारे में हम सब जानते हैं। गर्भकालीन डायबिटीज यानी GDM प्रेगनेंसी के दौरान होती है। और फिर है विशिष्ट प्रकार की श्रेणी, जिसमें मोनोजेनिक डायबिटीज जैसी दुर्लभ स्थितियां आती हैं। अब चलिए उस अंतर पर ध्यान देते हैं जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में सबसे आम और सबसे महत्वपूर्ण है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज के बीच का फर्क। ये तुलना बहुत जरूरी है। टाइप 1 असल में एक ऑटोइम्यून बीमारी है। इसमें शरीर की अपनी ही कोशिकाएं इंसुलिन बनाने वाली बीटा कोशिकाओं पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देती हैं। नतीजा, इंसुलिन की पूरी तरह से कमी। वहीं दूसरी तरफ टाइप 2 में समस्या इंसुलिन रेजिस्टेंस से शुरू होती है और धीरे धीरे बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का उत्पादन भी कम होता जाता है। डायग्नोसिस हमेशा इतना सीधा नहीं होता, खासकर वयस्कों में। कभी-कभी टाइप 1 और टाइप 2 के बीच फर्क करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में ये ABCC निमोनिक एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। ये उन विशेषताओं को याद रखने में मदद करता है जो टाइप 1 डायबिटीज की तरफ इशारा कर सकती हैं, जैसे कम उम्र, ऑटोइम्यूनिटी का इतिहास या दुबला शरीर। ये फ्लोचार्ट बहुत अच्छे से दिखाता है कि क्लिनिकल निर्णय लेने की प्रक्रिया असल में कैसे काम करती है। अगर किसी वयस्क में टाइप 1 का शक है तो ये फ्लोचार्ट हमें ऑटो एंटीबॉडीज और C पेप्टाइड टेस्ट जैसे कदमों के जरिए गाइड करता है।
इससे ये कंफर्म करने में मदद मिलती है कि क्या समस्या ऑटो इम्यून है और शरीर में बीटा सेल फंक्शन कितना बचा है। ये दोनों ही बातें डायग्नोसिस को साफ करने के लिए बहुत जरूरी हैं। चलिए अब एक ऐसे ग्रुप पर नजर डालते हैं जो है तो दुर्लभ, लेकिन जहां सही डायग्नोसिस एक मरीज का इलाज और उसकी पूरी जिंदगी को नाटकीय रूप से बदल सकता है। हम बात कर रहे हैं मोनोजेनिक डायबिटीज की। यह वो खतरे के संकेत जिन्हें देखते ही हमारे दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। जब इनमें से कोई भी विशेषता मौजूद हो तो एक क्लिनिशियन को मोडी जैसे मोनोजेनिक डायबिटीज सिंड्रोम के लिए जेनेटिक टेस्टिंग के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। खास तौर पर 6 महीने से कम उम्र में डायबिटीज का पता चलना, ये लगभग हमेशा मोनोजेनिक ही होता है। सही डायग्नोसिस कितना जरूरी है, इसका ये एक शानदार उदाहरण है। मोडी के इन 2 सबसे आम प्रकारों को ही देखिए। HNF1A मोडी वाले मरीज सल्फोनिल यूरिया जैसी साधारण गोलियों पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, जबकि GC के मोडी वालों को अक्सर किसी इलाज की जरूरत ही नहीं पड़ती। जरा सोचिए, ये इंसुलिन के इंजेक्शन लेने से कितना अलग है। और ये बात ADA के स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर से सीधी ली गई है, जो इस सेक्शन के सबसे जरूरी संदेश को बताती है। एक सटीक वर्गीकरण सिर्फ एक अकादमिक लेबल नहीं है, बल्कि ये मरीजों के लिए असरदार और सुरक्षित देखभाल की नींव है। तो हम इस विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। हम निदान और वर्गीकरण के एक नए दौर की दहलीज पर खड़े हैं। जैसे जैसे जेनेटिक टेस्टिंग और प्रिसिजन मेडिसिन आगे बढ़ेंगी, भविष्य में हम शायद डायबिटीज को सिर्फ टाइप 1 और टाइप 2 में नहीं, बल्कि उसकी असली वजह के आधार पर और भी सटीक उपसमूहों में बांटेंगे। इससे हर